नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के LRDE द्वारा बनाए जाने वाले उत्तम ईसा रडार के बारे में, जिसको लेकर अभी हाल ही में जो एक RFI है वो LRDE के द्वारा निकाला गया है। और ये जो RFI है वो उत्तम के अपग्रेडेड वेरिएंट के लिए है, जो कि टेक्निकली उत्तम का Mark II आप कह सकते हो। तो इसके लिए जो एक RFI है वो निकाला गया था कुछ दिन पहले ही, अराउंड 12 मई को। तो यहाँ पे हम उत्तम के इस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा यहाँ पे करीब से जानने वाले हैं कि किस तरह का ये रडार होगा और क्या कुछ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीडियो थोड़ी टेक्निकल भी होगी, डिटेल में जाने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम इस रडार के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो उसकी रेंज है, कैपेसिटी है, वो जरूर पूछोगे। तो उसके बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जो आइडिया है वो आप खुद ही लगा लोगे अगर हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड की। टेंडर यहाँ पे निकाला गया उत्तम के अपग्रेड वेरिएंट को रियलाइज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे 3 मुख्य पहलू हैं ये, जो कि ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो तैयार हो चुकी है। मतलब पेपर पे आपके Mark II के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो तैयार कर ली गई है, उसको आप रियलाइज करना है, प्रोड्यूस करना है, 2 के नंबर में बनाए जाएंगे टेस्टिंग के लिए। और जो भी वेंडर यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो उत्तम की टेस्टिंग के लिए जो जिग्स है और मेंटेनेंस सपोर्ट भी देगा। इसके साथ ही ये बन जाने के बाद तकरीबन 1 साल की जो वारंटी है वो देनी पड़ेगी। रडार में कई सारे एलिमेंट है जो कि वेंडर को डिलीवर करना पड़ेगा, जैसे कि पहला हो गया AAAU यानी कि एक्टिव एयर एंटीना यूनिट, जो कि आपको दिखता है एक पैनल के रूप में। रडार में नंबर ऑफ TR मॉड्यूल 912 होने जा रहे हैं, यानी कि 912 होंगे। इनको डिवाइड किया गया है 6 QTRM और 8 QTRM में, जहाँ पे जब कोई 6 QTRM वाले एलिमेंट है उनको 6 ही रखा गया है, और जो 8 QTRM वाले एलिमेंट है उनको 24 रखा गया है। तो हम सभी अवेयर हैं कि जो 1 QTRM है यानी कि कॉड TRM, कॉड ट्रांसमिट एंड रिसीव मॉड्यूल, तो एक कॉड में आपके 4 TR मॉड्यूल हो गए। मांग यहाँ पे की गई है 8 वाले QTRM पैनल की। तो टोटल जो एलिमेंट हो गए उस पैनल में वो 32 हो गए। तो 32 एलिमेंट वाला जो प्लैंक है उसकी मांग 24 के नंबर में की गई है। तो टेक्निकली इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बैठ जाएगा 768 के अराउंड। वहीं पे जो 6 QTRM वाला एलिमेंट है जो कि 24 का प्लैंक है, उसकी मांग की गई है 6 के नंबर में ही। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बैठेगा 144, और सभी को आप ऐड करते हो तो ये तैयार हो जाता है 912 के नंबर में, जो कि QTRM यहाँ पे होने वाले हैं उत्तम के इस वेरिएंट में। आप समझते हैं इस पूरे सिस्टम को, रडार के सिस्टम को, एक ब्लॉक डायग्राम से। तो ये आपको जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा। फंडामेंटली हम सभी जानते हैं रडार में क्या होता है कि आप एक EM वेव को छोड़ते हो, वो टारगेट पे जाती है, टकराने के बाद वो आपके पास वापस आती है, और जो भी उसमें लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करके RCS पता करके जो टारगेट की कैटेगरी है वो आप तय करते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। हम सभी जानते हैं कि एक तरह का हम EM वेव छोड़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई भी वेव हो सकती है। इस रडार में वो चीज़ X बैंड को लेकर प्राइमरली प्लान की गई है। तो आपको वेव को छोड़ने के लिए सबसे पहले जो वेव है उनको जनरेट करना पड़ेगा, और उसको जनरेट करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है एक वेव फॉर्म जनरेटर का। वो आप ले लोगे। उसका सिलेक्शन आप कैसे करोगे? यहाँ पे आपके रडार को होना है एयरबोर्न। तो आपके पास लिमिटेशन है स्पेस की प्लस पावर की। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो वेव फॉर्म जनरेटर है उसको आप सेलेक्ट करोगे। आमतौर पर यहाँ पे जो आपका वेव फॉर्म जनरेटर है यानी कि WG, वो आप एक कम पावर की चुनते हो। तो यहाँ पे जो आपका WG है उसने एक पर्टिकुलर वेव जनरेट की कम क्षमता की, वो वेव आगे जाएगी। आगे एक हाई पावर का एम्पलीफायर आपने लगा रखा है। एम्पलीफायर से जैसे ही वो पास होगी तो वो एम्पलीफायर उस वेव को एम्पलीफाई कर देगा, और जब वो एम्पलीफाई हो रहा होगा, समझ लो पर्टिकुलरली कोई X बैंड की जो वेव है वो आपने छोड़ी है, उसको आप एम्पलीफाई करोगे। तो जब आप एम्पलीफाई करते हो कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो कोई नॉर्मल ऑडियो ही है, उसको भी अगर आप एम्पलीफाई करोगे तो जो नॉइज़ है बैकग्राउंड में वो भी एम्पलीफाई होती है। वो चीज़ यहाँ पे होगी, एम्पलीफायर्स में जो नॉइज़ है वो भी एम्पलीफाई होगी। तो उसके बाद जो फिल्टर है वो लगाया जाता है ताकि जो नॉइज़ है उनको निकाला जाए। नॉइज़ को निकालने के बाद एक यहाँ पे जो स्विच है वो दिया जाता है डुप्लेक्स के रूप में। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों दिया गया है। अब यहाँ पे समझ लो जो ये डुप्लेक्स है, इसने सिग्नल दे दिया है कि जो भी वेव आपने जनरेट की है उसको आप आगे भेज दो एंटीना के पास। तो जैसे ये एंटीना के पास जाएगा, एंटीना उसको भेज देगा टारगेट पे। तो ये आपका एमिटिंग प्रोसेस हो गया, जहाँ पे एक छोटे से WG से आपने जो इतना स्ट्रेंथ वाला वेव है वो जनरेट करके एमिट किया है। जब वो टकरा के वापस आएगा टारगेट से और रिसीव हो रहा होगा, तो जो आपका डुप्लेक्स है वो क्या करेगा, एमिटिंग प्रोसेस को बंद कर देगा। मतलब वो जो स्विच है, एमिटिंग वाला स्विच, वो बंद कर देगा और तुरंत ही रिसीव कर लेगा आ रही वेव को। जब वो रिसीव हो रही होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी दूरी ट्रैवल करके आ रही है, टारगेट से टकरा के आ रही है, तो वो जो वेव होगी वो छोटी होगी, और उसमें कई सारे जो बैकग्राउंड नॉइज़ हैं वो भी वो कैरी करके आ रही होगी। तो उसको आप सबसे पहले भेज दोगे फिल्टर में कि जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ है एलिमिनेट कर दो आप। उसके बाद जो एम्पलीफायर है वो लगाया जाता है, मतलब आप छोटी वेव को बड़ा कर दो, और फिर उसको भेजा जाता है रिसीवर के पास। तो यहाँ पे जो आपने वेव फॉर्म रिसीव की है वो एनालॉग में की है, उसको आप कन्वर्ट करते हो डिजिटल में, मतलब 0101 के फॉर्म में, जिससे कि आप रीड कर सको और डिस्प्ले करा सको कि जो टारगेट है वो किस प्रकार का है। मतलब जब एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर है यानी कि AD कन्वर्टर, उसके बाद जो सिग्नल है वो जाता है प्रोसेसर के पास, और वहाँ से जो आइडेंटिफिकेशन है टारगेट को लेके वो होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। बात करो यहाँ पे रेंज की,
तो रेंज की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। यहाँ पे जो आपके रडार की रेंज है ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हायर ट्रांसमिशन पावर, मतलब जो आपकी ट्रांसमिशन पावर है वो जितनी हायर होगी रेंज ऑब्वियसली बात है बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन उसको भी अफेक्ट किया जा सकता है। मान लो आपके सिस्टम में जो सिग्नल के लॉस हैं वो होने लग जाएं तो वहाँ पे भी जो रेंज है वो लिमिट हो जाएगी, तो आपको लॉस को कम करना पड़ेगा। जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए सिस्टम का तो वहाँ पे भी जो लॉस है वो होंगे और जो रेंज है वो कम हो जाएगी। इसलिए आपके सिस्टम को एक कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे उत्तर में जो लिक्विड कूलिंग है वो दी गई है। तो टेक्निकली आपको रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना है, जो आपके एम्पलीफायर हैं उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए, जबकि जो उनके नंबर हैं वो आप जितनी बढ़ा दोगे तो जो आपके वेव की क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी होगी। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपके एम्पलीफायर हैं उनके आप एक नंबर बढ़ा दोगे, चाहे आप उनको मल्टीपल नंबर में सीरीज में कनेक्ट कर दो या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे उसके अपने डिसएडवांटेज होते हैं। मान लो कोई एक एम्पलीफायर खराब हो गया तो जो सिग्नल है वो रिवर्स भी हो सकता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो कॉम्बिनेशन है इन एम्पलीफायर का पैरेलल प्लस सीरीज दोनों में जोड़ा जाता है, ताकि जो इनपुट सिग्नल है जो कि वेव जनरेटर से आ रहा है उसको प्रॉपरली एम्पलीफाई कर सको। एम्पलीफाई करने के बाद उन सभी एम्पलीफायर से आ रहे इनपुट को एक कंबाइनर के थ्रू जोड़ के रडार के एंटीना के पास भेजा जाता है। तो वेव फॉर्म को एम्पलीफाई करने के लिए मुख्यतः दो मेथड हैं। ये की एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला होता है वैक्यूम ट्यूब मेथड और सेकंड होता है सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर। तो आजकल के जो भी मॉडर्न रडार हैं वो इस्तेमाल करते हैं सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर का, लेकिन जो आपके वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर हैं वो पहले इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो एम्पलीफायर होते हैं ये बल्कि होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आप इस्तेमाल करके जो वेव है उसको एम्पलीफाई करते हो। बेसिकली ये कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन होता है, मैग्नेट दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने के लिए, और जो एक हेलिक्स है वो दी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे इलेक्ट्रॉन गन से, और वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑसिलेट करेगा इस पर्टिकुलर ट्यूब में। उसके ऑसिलेट करने के बाद जो भी एनर्जी होगी उससे आप आरएफ सिग्नल को बूस्ट करते हो, जहाँ पे आप बूस्ट होने के बाद नंबर 8 से जो आउटपुट है वो ले लेते हो। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, जबकि यहाँ पे जो हीट है वो भी काफी जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। हालांकि इस मेथड का एडवांटेज है एक बड़े रडार में, क्योंकि इस मेथड से जो गेन है वो आपको ज़्यादा मिलता है। सपोज करो आपकी जो बीम है वो जाती है 200 किलोमीटर तक एक नॉर्मल एम्पलीफायर से, जब आप वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करोगे तो वही जो बीम है 250 तक जा पाएगी। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली गेन है वो आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो सिस्टम का साइज़ है वो ही बल्कि होता है। सेकंड आपका है सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर। बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जो भी तामझाम था इलेक्ट्रॉन को घुमाने का उसको एलिमिनेट करके आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो। जहाँ पर जो ट्रांजिस्टर सर्किट है उसको आप मल्टीपल नंबर में इस्तेमाल करके आरएफ सिग्नल को बूस्ट करते हो। और आमतौर पे जो सर्किट होते हैं ट्रांजिस्टर के, ये आजकल के टाइम पे MMIC तकनीक से बनाए जाने लगे हैं। तो अगर आप गेन को कंपेयर करोगे वैक्यूम ट्यूब से सॉलिड स्टेट का, तो गेन आपको उस तरह का नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके ओवरऑल सिस्टम का साइज है, कॉस्ट है, ये दोनों आपकी इफेक्टिव पड़ती है सॉलिड स्टेट में, जबकि जो पूरा प्रोसेस है वो डिजिटल हो रहा होता है। तो आमतौर पर जो रडार की रेंज आपको देखने को मिलती है, पैसिव रडार की आपको हायर रेंज देखने को मिलती है। उसका जो दूसरा कारण है वो ये भी है कि वहाँ पे जो आमतौर पे एम्पलीफायर हैं वो वैक्यूम ट्यूब वाले होते हैं। तो जो भी आपके ग्राउंड बेस्ड रडार होते हैं, जो कि लार्जर रडार होते हैं, वहाँ पे इस टाइम पे भी ये जो TWT है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ एक बड़े रडार हैं जो कि सॉलिड स्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिकन बैलिस्टिक रडार, जिसको आप पेपाओ के नाम से जानते होंगे। तो आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ एम्पलीफायर है उसको आप मल्टीपल कर दोगे तो जो आपका सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो जा रहा है। ये हम सभी अवेयर हो चुके हैं इसके बारे में। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सिग्नल लेवल पे एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी लेवल पे एम्पलीफिकेशन की, जो कि आजकल के मॉडर्न रडार में ज़्यादातर किए जा रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आपके रडार के थ्रू आपको अचीव करना है एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी, जो कि 6 से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। तो वो चीज़ आपको अचीव करनी है, तो आप क्या करोगे, वेव फॉर्म जनरेटर से एक 0.1 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वही छोड़ोगे, वो एम्पलीफायर में जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.1 की है। जैसे ही एम्पलीफायर से निकलेगा उसको आप भेज दोगे एक अप कन्वर्टर में, इसको बहुत से लोग मिक्सर भी कहते हैं। तो यहाँ पे अप कन्वर्टर में क्या होगा, एक ऑसिलेटर दिया जाता है। यहाँ पे जो ऑसिलेटर है इसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी। ये ऑसिलेटर क्या करेगा, जो भी इनपुट आया है एम्पलीफाई होके वेव फॉर्म जनरेटर से, उस इनपुट में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जैसे कि आप अचीव करना चाहते हो एक्स बैंड, तो ये उसमें ऐड कर देगा अराउंड 8 गीगाहर्ट्ज। तो पहले से जो इनपुट आपने दिया था वो 0.1 गीगाहर्ट्ज था। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने ऑसिलेटर की हेल्प से या फिर मिक्सर की हेल्प से एम्पलीफाई कर दी है और उसको बना दिया है एक्स बैंड में। तो इस तरह से भी जो फ्रीक्वेंसी के कन्वर्जन है वो किए जाते हैं बहुत सारे रडार में। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके अप कन्वर्टर हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पे आपके सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो मिनिमल रहती है, जो एंटीना का साइज है वो आपके फॉर्म फैक्टर में रहता है। तो रिसीव करते हुए जो फंक्शन है वो ऐसे ही काम करेगा। मान लो आपने कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट कराई वेव फॉर्म जनरेटर से, उसके बाद एम्पलीफाई हुई, फिल्टरिंग हुई, फिर उसके बाद जो ऑसिलेटर है जिसको आप कन्वर्टर बोल रहे हैं, अप कन्वर्टर, उसमें जाएगा वो जो भी आपको डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप सेंड करोगे, सेंड होने के बाद जो एम्पलीफिकेशन है उसको आप और भी बढ़ा दोगे HPA में, यानी कि हाई पावर एम्पलीफायर में।
डुप्लेक्स यहाँ पे दिया गया है, तो जो डुप्लेक्स है वो रिसीव करना बंद कर देगा, मतलब जो रिसीविंग डोर है उसको बंद कर देगा और एमिटर को जाने देगा एंटीना के पास। वहां से जो आपका एंटीना है वो वेव को भेज देंगे, वेव टकरा के वापस आएगी, जो डुप्लेक्स है वो एमिटर को बंद कर देगा, रिसीवर डोर को खोल देगा। यहाँ पे वेव को रिसीव करोगे जो काफी छोटा होगा, उसमें से अगेन आप नॉइज निकालोगे, फिर उसको आप डाउन कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप ही जानते हो कि उसको आप अप कन्वर्ट करते हुए आपने कितना उसमें ऐड किया था फ्रीक्वेंसी को, वही फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर डाउन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिग्नल लौट क्या है, ये आपका है या नहीं। तो ये बेसिक फंडामेंटल है और इन्हीं पे आपको ज़्यादातर जो रडार है वो काम करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे डिस रडार की, जो कि इस तरह के आपको रडार दिखते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा और वो चीज़ें डायरेक्ट जुड़ी होती हैं एंटीना से। तो ये काफ़ी चीपर रडार है, पहले इस्तेमाल किए जाते थे, अभी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अगले रडार की बात करोगे तो वो है आपका पैसिव एरे रडार। यहाँ पे जो बेसिकली रडार है जिसमें ट्रांसमिशन और रिसीव जो एलिमेंट है वो एक जगह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एम्पलीफायर है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो एम्पलीफायर है वो TWT है, मतलब वही इलेक्ट्रॉन को भेजना, रन कराना और चार्ज करना, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे जो एंटीना था वो एक डिस्क की फॉर्म में था, वो नहीं है। एंटीना को यहाँ पे बांट दिया गया है कई सारे एलिमेंट में और उन सभी एलिमेंट में जो एक फेज शिफ्टर है वो दे दिया गया है। तो बेसिकली ये जो भी रिलीज कर रहे होंगे, एमिट कर रहे होंगे फ्रीक्वेंसी को, उन सब के फेज को चेंज करके ये अपने वेव को प्रोपेगेट करा पाते हैं आगे। और एंटीना से निकल रहे जो RF सिग्नल हैं वो कौन से पैटर्न को फॉलो करेंगे उसके लिए जो एक वेव गाइड है वो भी दी जाती है यहाँ पे। तो ये आपका पैसिव एरे हो गया। अब हम बात करते हैं एक्टिव एरे की। एक्टिव एरे में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पिछले वाले एलिमेंट में फेज शिफ्टर दिया गया था, यहाँ पे आपने क्या किया है कि ट्रांसमिशन और रिसीव के लिए जो एलिमेंट है वो आपने अलग अलग बांट दिए हैं, मतलब एक पैनल के रूप में आपने बांट दिया है और यहीं पे सब चीज का जो प्रावधान है वो आपने कर दिया है, चाहे वो कूलिंग को लेके हो, रिसीव करने को लेके हो, एम्पलीफाई करने को लेके हो। तो ये चीजें किस तरह से चेंज हो गई है इस रडार में वो आप एक बार देख लो। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 4 का एलिमेंट है QTRM वो दिया गया है, इसमें से जो एक TR है वो आप अगर निकाल लेते हो तो उस TR के अंदर ही जो भी आपके एम्पलीफायर थे, डुप्लेक्स थे, रिसीवर थे और फिल्टर थे, सब उसी में डाल दिया गया है उस छोटे से एलिमेंट में ही। तो यहाँ पे आपके एंटीना के बाहर जो आपका वेव फॉर्म जनरेटर है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वही 2 चीज़ें आप बाहर रह गई हैं। बाकी की जो सारी चीज़ें थी जैसे कि एम्पलीफायर हो गए, फिल्टर हो गए, डुप्लेक्स हो गए, उसको आपने उठा के कॉम्पैक्ट करके एलिमेंट के अंदर ही डाल दिया है। उनके पास अपने एम्पलीफायर हैं, अपने डुप्लेक्स हैं और अपने रिसीवर हैं। तो आप समझ रहे हो जो टास्क है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चला है यहाँ पे, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस इससे पहले रडार लेवल पे हो रहा था, अब ये TR मॉड्यूल लेवल पे होगा। अब जो प्रोसेस है वो काम कैसे करेगा, सपोज करो जो हमने एक वेव जनरेटर है वो जनरेट कराई, वहाँ से जो छोटी सी वेव है वो हमने भेजी, वो वेव जाएगी TR मॉड्यूल 1 के पास। उस TR मॉड्यूल में अपने एम्पलीफायर दिए गए हैं, फिल्टर दिए गए हैं, वो उसको फिल्टर करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और जिस फ्रीक्वेंसी के लिए उस TR को बनाया गया है, मतलब उसकी जो भी क्षमता है उसको वो अचीव करेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी का एडिशन करके और वहाँ पे उसको एम्पलीफाई करेगा और वो उसको भेज देगा। जैसे ही वो भेजेगा, एमिट कर रहा होगा, तो जो उसका डुप्लेक्स है वो रिसीव को बंद कर देगा और एमिटर को खोल देगा। मतलब जो पहले प्रोसेस हो रहा था ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा। जब वो टारगेट से टकरा के आ रही होगी जो रिसीव का डोर है वो खुल जाएगा। तो इस तरह से एक TR मॉड्यूल के साथ ये हो रहा है। सेम यही चीज मल्टीपल TR मॉड्यूल में फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जो टारगेट है वहाँ से जो भी वेव आ रही होंगी वो बहुत सारे अदर मॉड्यूल भी रिसीव कर रहे होंगे। तो इन सभी इनपुट को लेके उनको कन्वर्ट करके, डिजिटाइज करके, प्रोसेस करके जो टारगेट है वो तय किया जाता है कि ये पर्टिकुलर टारगेट है। तो टेक्निकली यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मल्टीपल यहाँ पर डुप्लेक्स हो चुके हैं। अब आपके हाथ में है कि आप अपने मजे से प्रोग्राम कर लो कि कौन से जो डुप्लेक्स हैं, कौन से जो TR मॉड्यूल है वो काम कर रहे होंगे एक टाइम पे और कौन से काम नहीं कर रहे होंगे या फिर किसी और एरिया में काम कर रहे होंगे, वो अब आप तय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सभी एलिमेंट है उनका अपना प्राइवेट सिस्टम यहाँ पे हो चला है। सो ये एक टाइम पे सभी मॉड्यूल मल्टीपल काम करने में आप सक्षम हैं। अगर आप चाहते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है आपका जो रडार है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे काम करे, उसके लिए जो एक और आर्किटेक्चर है वो ऐड किया जाता है, जिसको आप बोल देते हो मल्टी चैनल डिजिटल बीम फॉर्मर, जहाँ पे n नंबर ऑफ जो मॉड्यूल हैं वो वेरियस तरह के फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। तो ये चीज़ यहाँ से अचीव की जाती है। यहाँ पे उत्तम की बात करते हो तो जो उत्तम की पीक पावर है वो 10 किलोवाट की है। नंबर ऑफ मॉड्यूल यहाँ पे 912 है, तो एक मॉड्यूल के पास जो पावर है, मतलब एक TR मॉड्यूल के पास, वो 11 वाट के अराउंड रहने वाली है। अब हम यहाँ पे जो TR मॉड्यूल है उसको देख लेते हैं और ये जो भी सिस्टम थे उनको एक बार लोकेट कर लेते हैं TR मॉड्यूल में कहाँ दिए गए होते हैं। ये आपके QTRM का एमिटर वाला साइड है। इसमें आपको 4 जो स्लॉट है वो दिख रहे होंगे, ये आपको 4 पैनल दिख रहे होंगे जो कि 4 तरह के आउटपुट को निकाल सकते हैं। यहीं पे आपको पावर एम्पलीफायर भी दिख रहा होगा, कनेक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्टोरेज के लिए जो क्षमता है वो दी गई है, डुप्लेक्स का जो स्विच है वो आपको दिख रहा होगा, जबकि यहीं पे जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो दिया गया है इन सभी एलिमेंट के लिए। यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर के साथ साथ जो कनेक्टर पिन है वो दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह का एलिमेंट है जहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया था ब्लॉक डायग्राम उसको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ये तो बात रही एमिटिंग साइड की। इसी को पलट दोगे यहाँ पे जो रिसीविंग साइड है वो आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको इन्वर्टर दिख रहा है, रैम दिख रहा है, AND दिख रहा है, फेज शिफ्टर दिख रहा है और आपका एम्पलीफायर दिख रहा है। तो ये आपका रिसीविंग एंड है।
तो एक QTR में 4 एलिमेंट हो गए, जिसको आप 8 के नंबर में जोड़ दोगे तो एक पैनल बन जाएगा, प्लैंक बन जाएगा। और उस तरह की प्लैंक की डिमांड की गई है 8 ही की गई है, जो कि टोटल 76 एलिमेंट देती है। इसी तरह से 6 QTR को जोड़ोगे तो आपको 144 एलिमेंट दे देंगे। टोटल बैठे आपको 912 एलिमेंट। 912 एलिमेंट मतलब 912 डुप्लेक्स TR मॉड्यूल। तो एक जो पर्टिकुलर डुप्लेक्स होगा वो किसी एक टाइम पे बंद होगा और जो दूसरा है वो खुला होगा। तो इस तरह से इनके लिए पैटर्न और प्रोग्राम लिख के मल्टीपल एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल करोगे, चाहे वो AA to ग्राउंड हो, AA to एयर हो, AA to sea हो, या फिर मल्टीपल टारगेट को ही क्यों ना ट्रैक कर रहे हो। मतलब ट्रैक करते वक्त ही कुछ जो एलिमेंट है वो स्कैन भी कर रहे होंगे, क्योंकि सभी के सभी इंडिपेंडेंट है, हम पीछे बात कर चुके हैं। तो ये तो बात रही एंटीना के पीछे के सभी सिस्टम के बारे में। और हम बात करते हैं एंटीना के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि ऐसा कौन सा एंटीना चुना जाए जिससे जो बैंडविड्थ हो वो हाई डिलीवर हो सके। तो उसमें भी कई सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे आपके उत्तम 2 में वही टाइप रहेगा जो कि प्रीवियस उत्तम 1 में था, अभी चेंज नहीं किया गया है। ये कुछ एंटीना के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके स्केच आपको दिख रहे होंगे बीच में। TSA बेस्ड जो एंटीना है वो DRDO ने बना लिया है, इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है जो हमारे जैमर्स हैं उनमें, यानी कि DRDO के जैमर में। उसको हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सभी प्रकार के जो एंटीना है इनके फंक्शनिंग है वो किस प्रकार की है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है वो कैसे काम करता है यहाँ पे। तो इन सभी एंटीना के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो एंटीना टाइप है उत्तम की Mark II वेरिएंट में वो वही है जो पीछे था। सो यहाँ पे इतना कुछ एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर रहे, जिससे कि जो अगला सवाल है जो कि काफी पूछा जाने वाला सवाल है कि हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले 2 रेडार या फिर जैमर एक दूसरे को जैम कर देते हैं या फिर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आती है। तो ये जो सवाल है वो वही लोग उठा सकते हैं जिनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर जो बेसिक समझ है वो ना हो। अब इतना कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्पेशली इस सवाल को आंसर करने के लिए 2 पैरामीटर हम पीछे से उठा लेंगे। पहला आपका होगा डुप्लेक्स और दूसरा हो जाएगा ऑसिलेटर, जिसको आप कन्वर्टर भी बोल देते हो। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी कंट्रीज होती हैं वो अपने कम्युनिकेशन और रडार के लिए एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसका इस्तेमाल वो करती है, जो कि जाहिर सी बात है वो चीज़ें सीक्रेट होती हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए आपका जो ऑसिलेटर है उसने कितना एडप्ट किया है और आपके डुप्लेक्स का खोलने का बंद होने का जो पैटर्न है वो कैसा है, वो सब चीज़ें आप तय करते हो। आपके द्वारा बनाई गई जो प्रोग्रामिंग है वो तय करती है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी श्योर हूँ बहुत दिनों से भारत के लिए जो ऑसिलेटर और डुप्लेक्स हैं वो भारत की कंपनियां ही बना रही हैं। अगर हम दूसरे कंट्रीज से उनके अगर कोई रेडार जैमर प्रोक्योर करते हैं तो हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है और कस्टमाइज किया जाता है। और उसमें जो की एलिमेंट होता है वो इस तरह के कम्युनिकेशन और जैमिंग फ्रीक्वेंसी को लेकर होता है कि वो चीज़ कैसे अचीव की जाएगी। जब आपके सभी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके द्वारा तय किए गए फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके मिक्सचर में फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठता कि आपका जो एक्स सिस्टम है वो वाई को जैम कर देगा। यहाँ पे फालतू की बेसिस बातें हैं। तो होपफुली उत्तम को लेके और ये जो आपका लास्ट में सवाल था इसको लेके जो भी इश्यूज थे वो खत्म हो गए होंगे। किसी और एक वीडियो में हम बात करेंगे एंटीना एलिमेंट की, स्पेशली उस एंटीना एलिमेंट की जो कि आपके AMC में लगने जा रहा है। वो टेपर्ड एरे होने जा रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा अल्ट्रा वाइड वेव को अचीव करने में। मतलब जो आपके रेडार होंगे वो स्टेल्दी टारगेट को भी दूर से पकड़ लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।